मनीष, हाउ आर यू? मैम बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताएं कैसे हैं। बस फर्स्ट क्लास, तुम बताओ। मैम सब अच्छा। आज दरअसल सानी सर नहीं ज्वाइन करेंगे तो आज मैं ही मॉडरेट करूंगा। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी टाइम है अपना? मैम बस 1 मिनट और 7:01 पे शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलो। जी मैम। नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। आज IFPH के निरंतर 493 दिन में मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करें। जी धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं ये IFPH का हिंदी सेशन है। IFPH एन इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक के लिए चलेगा। ये वेबिनार डेली होता है जूम के प्लेटफॉर्म पे और जिसका ये रेगुलर रूटीन है और आज इसका 493rd डे है। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर रुचि सिंह मेहता। सॉरी डॉक्टर रुचि मेहता। डॉक्टर रुचि मेहता मैम को गायनी एंड ऑब्स की असिस्टेंट प्रोफेसर है मैम होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर से। और मैं मैम को पहले से इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टूडेंट रहा हूँ मैम का। एंड आज मैम हम लोग को मेंसेस के बीमारी में फॉलिकुलिनम मेडिसिन का क्या रोल हो सकता है वो समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैम आपका IFPH के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड प्लीज आप अपना आज का सेशन शुरू कीजिए और हमेशा की तरह हम लोग का ज्ञानवर्धन कीजिए। थैंक यू मनीष। आज का मेरा टॉपिक है पीसीओडी, जो कि एक बहुत कॉमन डिजीज है, उसके बारे में कि उसमें अगर फीमेल को मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं। आई होप एवरीबॉडी कैन, सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये एक स्टडी है जो मैंने मेरे इंटर्नशिप स्टूडेंट के साथ करी थी। इट इज अ पायलट स्टडी। ये मैंने एक पायलट स्टडी जो कि स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स के साथ हम करते हैं। तो हमने इस बार इंटर्नशिप में मैंने अपने स्टूडेंट को ये प्रोजेक्ट दिया था। उनका नाम है डॉक्टर रजनी। उनकी हेल्प से मैंने ये स्टडी पूरी कंप्लीट की। तो थैंक्स टू डॉक्टर रजनी फॉर हेल्पिंग मी आउट इन दिस। पॉलीसिस्टिक डिजीज, ओवेरियन डिजीज बेसिकली क्या है मुझे लगता है आप सबको पता होगा, पर फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। पॉलीसिस्टिक एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको इमेच्योर एग्स पैदा होने लगते हैं या फिर पार्शियली मेच्योर होते हैं, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। साइकिल से रेगुलर होती है, माहवारी रेगुलर आनी चाहिए आपकी 28 में। अगर वो नहीं होती है तो वो प्रॉब्लम आने लगती है। ओवरीज बहुत ज्यादा लार्ज होने लगती हैं और मेल हार्मोन्स बेसिकली एंड्रोजेंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसकी वजह से माहवारी अनियमित होने लगती है। सबसे कॉमन तरीका या सबसे ज्यादा मरीज जो हमारे पास इस चीज को लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं, मैडम हमारी माहवारी महीने में नहीं आती, 28 दिन में नहीं आती, 35-40 दिन में आती है और बहुत कम आती है। बहुत ज्यादा नहीं आती, बहुत कम आती है। कभी कभी माहवारी नहीं आती है, कभी कभी महीने में बीच बीच में आने लगती है, बहुत बार आती है। बालों से हेयर फॉल होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, वेट वजन बढ़ने लगता है। और पता नहीं क्यों मैडम ने तो खाना भी चेंज नहीं किया, हम वर्कआउट भी बहुत कर रहे हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, चेहरे पे बाल आने लग गए हैं। कई पेशेंट आती है मैडम गर्दन पे, लिप्स पे, छाती पे भी बाल आने लग गए हैं। एगेंथस नाइग्रेंस क्या होता है, गले के पीछे स्पेशली आपने देखा होगा जो पीसीओडी के पेशेंट उनकी गर्दन काली काली रहने लगती है। और ऐसा ही उनके साथ होता है, आम आम पिट बगल में भी ऐसा होने लगता है और नीचे ग्नोइन रीजन में भी ऐसा उनको काला, बहुत ज्यादा कालापन दिखता है। दिस इज ये एगेंथोसिस नाइग्रेंस है। तो बेसिकली पेशेंट हमारे पास, ये एक पीसीओडी का ओवरव्यू है, इसके साथ पीसीओडी के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी मतलब बहुत सारी ओवरी में सिस्ट बनने लगती हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसमें गांठें सी बनी हुई हैं। ये अगर आप सोनोग्राफी देखेंगे तो ये बीट लाइक एक मोती जैसा अपीयरेंस देती हैं। अगर इनकी संख्या ज्यादा होती है तभी हम इस पेशेंट को, नहीं तो नॉर्मली आपके 8 से कम तो हर बार माहवारी के बाद साइकिल में मेच्योर होती ही होती है, पर ज्यादा होती है तो इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। तो हमने इस स्टडी को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च क्वेश्चन क्या बनाया था कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या फॉलिकुलाइनम 30 माहवारी को नियमित करने में मदद करेगी उन लोगों की जिनको पीसीओडी है।
हमने अभी तक ये नहीं बोला है कि ये पीसीओडी का इलाज है। इसमें हमको सिर्फ माहवारी नियंत्रित करनी है या नियमित करनी है, रेगुलर 28 दिन में आए या रेगुलराइज होने लगे। क्योंकि पीसीओडी में जब माहवारी रेगुलर नहीं आती है तो एक टेंशन बढ़ता है पेशेंट का कि नहीं माहवारी आनी चाहिए, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हर महीने माहवारी आनी चाहिए, और वो सही भी है। तो अगर माहवारी नहीं आती है तो पेशेंट का स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर वो और एडवर्सली बुरा इफेक्ट डालती है पीसीओडी के पेशेंट पे। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या फॉलिकुलाइनम 30 पोटेंसी में हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टैब्लिश करने में या नियमित करने में मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमने यहीं से, हमारे दिमाग में सवाल आया था, हमने यहीं से पढ़ाई चालू की। फिर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई स्टडी के ड्यूरिंग की, हम ये मान के चलते हैं कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगी, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई माहवारी नियमित नहीं होगी अगर हमने फॉलिकुलाइनम दिया। पर हमने उसके ऑल्टरनेटिव थॉट क्या रखा कि अगर हमने फॉलिकुलाइनम दिया, देखिए कोई भी चीज होती है, जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम अपने एक धारणा बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या एक धारणा है, अगर हम एक धारणा बनाते हैं तो या तो ये काम होगा या नहीं होगा। तो अगर ये काम होगा तो ये होगा कि माहवारी नियमित हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस कुछ नहीं होगा, नल जीरो, H0 का मतलब कुछ नहीं होगा। तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो माहवारी नियमित नहीं होगी, पर अगर कुछ होगा तो हो सकता है माहवारी नियमित हो जाए। हमने यही धारणा लेके, यही एक सोच लेके हमने इस स्टडी को आगे परस्यू किया। तो हमने इसका सबसे मेन एम क्या रखा, टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ फॉलिकुलाइनम, फॉलिकुलाइनम का असर देखना था माहवारी नियमित करने के लिए। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। और हमने ये देखना चाहा कि हमारे आसपास के एरिया में या जहाँ पे भी ये स्टडी की गई है वहां पे किस उम्र की लड़कियां या किस उम्र की फीमेल्स हमारे पास सबसे ज्यादा आती हैं कंप्लेनिंग ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर हम इसका थोड़ा सा लिटरेचर देखते हैं तो बेसिकली पीसीओडी क्या है, पीसीओडी है स्मॉल सैक्स होते हैं और जो फ्लूइड के जो कि भरे होते हैं, आउटर एज ऑफ ओवरी, बाहर की ओवरी के बाहर की परत की तरफ देर आर छोटे छोटे सैक्स भरे होते हैं फ्लूइड के, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। और जब इसमें इमेच्योर एग्स होते हैं तो दीज आर कॉल्ड फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स रेगुलरली एग रिलीज नहीं करते, इसलिए पीसीओडी के पेशेंट में कंसेप्शन होता है, बट थोड़ी सी मदद के साथ, कोई भी ट्रीटमेंट के साथ पीसीओडी का पेशेंट कंसीव कर सकता है, बट उसको थोड़ी सी सहायता चाहिए ही चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो, उससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी हो सकती है, पर उसको हमेशा एड की जरूरत पड़ेगी। पीसीओडी के वो पेशेंट्स भी हम लोगों ने क्लिनिकली देखे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है, बहुत टाइम से है, जो अपने आप कंसीव करते हैं, पर उनमें फिर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, हार्मोनल इश्यूज रहते हैं। तो हमेशा पीसीओडी के पेशेंट्स को आजकल तो हमको लगता है कि एक हेल्प की जरूरत पड़ती ही पड़ती है फॉर कंसेप्शन। देखिए अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरीज इन इट। एक तो नॉर्मल ओवरी है जिसमें कोई भी बीड लाइक या मोती जैसे अपीयरेंस नहीं है। दूसरी वाली जो ओवरी है उसमें छोटे छोटे से मोती जैसे दिख रहे हैं बाहर की तरफ। ये जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है। अगर हम देखें तो 8 से 13% प्रतिशत महिलाएं हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादातर हमको देखने को मिलती हैं, और जिसमें से 70% अनडायग्नोस्ड इसलिए रह जाती है जिनका हमको पता ही नहीं चलता। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि माहवारी तो आ रही है पर कम आ रही है, से 28 दिन की जगह 35 दिन में आ रही है और बहुत कम आ रही है। तो उसको लगता है ये तो कोई बीमारी नहीं है, आ तो रही है ना मुझे हर महीने, हो सकता है मेरे खान पान में कोई दिक्कत है। कई बार वो ये प्रॉब्लम लेके अपने घर के बड़ों के पास जाती है तो मम्मी बोलती है बेटा तू खाती भी तो है नहीं, सारा बाहर का कचरा खाती है, तो तेरे को ये दिक्कत होना तो स्वाभाविक है। तो वो इन सब केसेस में वो अनडायग्नोस रह जाती है। वो हमारे पास कब हेल्प के लिए आते हैं, जब उनको कोई और प्रॉब्लम होता है या ये डिजीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है, अपने साथ 4-5 बीमारियां और मिला के एक नई बीमारी बना लेती है। उसके बारे में भी हम अपन आगे बात करेंगे। क्योंकि 85 to 90% औरतें वो होती हैं जिनको माहवारी कम आती है और देर से आती है। ओलिगोमेनोरिया मीन कि माहवारी जो है वो 35 दिन के बियॉन्ड आ रही है, जो कि उसकी साइकिल जो है वो 35 से ज्यादा दिन की है, 40 की है,
45 की है, आ रही है पर 45 दिन में, और कम आ रही है, कम क्वांटिटी में आ रही है, उसको हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। क्योंकि पेशेंट ज्यादातर ओलिगोमेनोरिया वाले होते हैं, इसलिए पेशेंट आ ही नहीं पाता, और वो घर में ही रिजॉल्व हो जाता है कि नहीं इसको तो माहवारी की। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनकी मदर इसके एक्ने के लिए वरिड थी, शी वाज वरिड कि उनको एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जब हम एक्ने का ट्रीटमेंट दिया बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, देन हमने उनको वापस से डायग्नोज कराया, तो उनको साइकिल जो थी वो आती 32 दिन में थी, बहुत कम आती थी। तो उनकी मम्मी बोलती थी खाती पीती तो है नहीं, पूरे दिन पड़ी रहती है, इसलिए इसके साथ ना ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है। तो हमने उनको समझाया, बोलते ये कारण नहीं है इनका, तो आप प्लीज इनको वापस से इन्वेस्टिगेट कराइए। तो हमने उनकी जब सोनोग्राफी कराई तो हमको पता पड़ा कि वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में खड़ी है अभी, और इसके लिए हमने उनको ट्रीटमेंट अब स्टार्ट कर दिया है। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पता करें कि पीसीओडी है? सबसे पहला, या तो कम माहवारी आ रही है या माहवारी नहीं आ रही है, 6 महीने से ज्यादा या 3 महीने से ज्यादा, 2 महीने से ज्यादा माहवारी आ ही नहीं रही है। बहुत ज्यादा माहवारी के टाइम पे दर्द हो रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, मैडम मैं तो खा भी नहीं रही हूँ ज्यादा, चल फिर भी उतना ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, पर फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, चेहरे पे बाल आने लगे हैं, मुहासे बहुत ज्यादा होने लगे हैं, गर्दन के पीछे कालापन आ गया है ना, और बाल झड़ने की बहुत ज्यादा समस्या है। कई बार पेशेंट सिर्फ बाल झड़ने की समस्या लेकर आता है, और फिर हम जब उसको पूछते हैं तो पता पड़ता है इसको ये भी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है। पर उसकी सबसे ज्यादा चिंता क्या होती है, माहवारी तो ठीक है आ रही है, कम ज्यादा करके आ रही है, पर बाल बहुत झड़ रहे हैं मेरे। तो कई बार पेशेंट सिर्फ ये साइन एंड सिम्टम। अब हम बात करते हैं एक और प्रॉब्लम जो कि हो पीसीओडी, और आप लोग बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं पीसीओएस, क्या पीसीओडी पीसीओएस सेम है? पीसीओडी में सिर्फ हार्मोनल दिक्कत है, थोड़ा जेनेटिक ट्रेट है जिसकी वजह से उसकी साइकिल रेगुलर नहीं हो रही है। वो दो तीन जो ओवरीज में से कभी इधर से अंडे निकलने चाहिए वो नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि पीसीओएस में क्या हो गया, उसने बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को अपने साथ जोड़ लिया, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना बहुत कॉमन कंडीशन है पीसीओएस के पेशेंट्स का। तो वो डायबिटिक हो जाते हैं, और उनको एक और प्रॉब्लम हो जाती है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब रात को नींद के बीच बीच में उनको सांस नहीं आती है, जिसकी वजह से वो रात को सांस नहीं ले पाते, सो नहीं पाते, या फिर सोने में उनको बीच बीच में टुकड़े टुकड़ों में उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्लीप रहती है। और फिर वो ये बोलते हैं हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, इसकी वजह से शायद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हमको वेट गेन हो रहा है। पर वो एग्जैक्ट कारण नहीं पकड़ पाते कि जो स्लीप एपनिया है वो पीसीओएस की वजह से है। और साइकिल तो आ ही रही ना हमको 35 दिन में, मैडम साइकिल तो आ ही रही है ना हमको, कम आ रही है तो भी क्या हुआ, आ तो रही है। ये इस तरीके से, तो पीसीओडी और पीसीओएस में एक अंतर यह है कि पीसीओडी सिर्फ एक हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी, जबकि पीसीओएस है उसके साथ बहुत सारी और बीमारियां, बहुत सारे और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लग जाते हैं। और इसका आजकल सबसे कॉमनेस्ट जो आज पैटर्न दिख रहा है वो स्लीप एपनिया भी आने लग गया है। और अगर यही प्रॉब्लम कंटिन्यूड रही, बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन की प्रीडोमिनेंस रही, तो आगे जाके कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हम सोनोग्राफी कराएंगे इसका इन्वेस्टिगेशन में, तो हम इन्वेस्टिगेशन में इसकी सब प्राइमरीली सोनोग्राफी कराते हैं। जब महामारी में कोई अनियमितता होती है तो हम सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है सोनोग्राफी, तो हम सोनोग्राफी कराते हैं। पेट की पूरे की कराना चाहे कराएं, नहीं तो कई बार हम लोग सिर्फ यूट्रस एंड एडिनेक्सा की कराते हैं, जिसमें ओवरी का साइज बड़ा हुआ है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और उसमें 8 से ज्यादा फॉलिकल, कई गायनेकोलॉजिस्ट कई रेडियोलॉजिस्ट 8 फॉलिकल मानते हैं, कई 12 मानते हैं। बहुत बार आप देखेंगे आपको कहीं लिटरेचर में 12 फॉलिकल्स भी मिलेंगे, कि पीसीओडी आप उसी को बोलोगे जिसको 12 फॉलिकल से ज्यादा पेरिफेरी पे अरेंज्ड हैं, जो कि हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी के साथ एसोसिएटेड है। वॉल्यूम ओवरी का बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, वॉल्यूम मोर देन 10 ml। जनरली जो पेशेंट्स आपके पीसीओ आप देखेंगे, जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो पीसीओडी वाले जो पेशेंट होंगे उनका वॉल्यूम जो होगा मोर देन
11, 12, 13 बस इतने में ही वेरी करेगा। जबकि अगर आपको पेशेंट पीसीओएस में आ गया, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो कई बार उसमें वॉल्यूम 14, 15, 17, 18 तक भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बल्कि ओवरीज हो जाती हैं। दूसरे टेस्ट जो हमको कराने चाहिए, एफएसएच, एलएच, टीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, डीएचईएएस 17, ये भी हमको रूटीन। मेरे एक पेशेंट की है, इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरीज के आसपास छोटे छोटे ना दाने जैसे, ये मोती जैसी एक लाइन बनी हुई है, मोती बने हुए हैं। अगर आप गिनेंगे तो ये नंबर में ज्यादा होते हैं, 8 से ज्यादा है। देखिए ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है इसकी लेफ्ट ओवरी, जबकि इसकी राइट ओवरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके की आपको एक पीसीओडी के पेशेंट की सोनोग्राफी देखने को मिलेगी। पीसीओडी में सोनोग्राफिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि हमको कंफर्म हो सके कि ये फॉलिकल्स ज्यादा हैं, स्टिमुलेटेड नहीं है। पर हार्मोन प्रोफाइल भी कराना आजकल का लेटेस्ट पैटर्न हो गया है, क्योंकि कई बार आप ऐसे देखेंगे कि पीसीओडी के पेशेंट्स को 8 ही फॉलिकल है, अब 8 फॉलिकल वाला है, पर उसकी साइकिल्स कम आ रही हैं, उसको और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमको उसके लिए हार्मोन प्रोफाइल एक बार करा लेना चाहिए। इसके साथ हमको उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, बीएमआई, बीपी और वेस्ट सर्कम्फरेंस देखते रहना चाहिए, क्योंकि ये उसके हील होने के या क्योर होने के पैरामीटर्स भी हैं, और ये उसकी बीमारी को इंडिकेटर्स भी हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे अपन बात कर रहे थे, जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती है और उनके साथ क्रॉनिक एनोवोल्यूटरी साइकिल, एनोवोल्यूशन बेसिकली का मतलब होता है कि अंडा निकल ही नहीं रहा है, अंडे तो हैं पर अंडा निकल ही नहीं रहे, अच्छा एग निकल ही नहीं रहा है, ओवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। एंड क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल एंड्रोजन एक्सेस, अगर क्लिनिकली या बायोकेमिकली एंड्रोजन एक्सेस हो जाएगा। एंड्रोजन एक्सेस का बेसिक आप कैसे समझेंगे, चेहरे पे बाल आने लगे, जिसको हम हिर्शुटिज्म बोलते हैं, है ना। तो ये अगर होने लगा है, अगर आप हार्मोनली उसको प्रूव करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन्स के लेवल ज्यादा है, एंड्रोजन ज्यादा है। एंड एक्ने होने लगेंगे, इसको हम रोटरडम क्राइटेरिया बोलते हैं। इनमें 3 क्राइटेरिया, ओलिगोमेनोरिया या एब्सेंस ऑफ मेंसेस या पॉलीसिस्टिक ओवरी अगर आपने क्लिनिकली डायग्नोस कर लिया है, और साथ में हिर्शुटिज्म, एक्ने, इन 3 में से अगर 2 भी क्राइटेरिया प्रेजेंट है, तो उनको हम क्लिनिकली पीसीओडी पेशेंट बोलते हैं। कई फैमिली हिस्ट्री में हिर्शुटिज्म प्रीडोमिनेंट होता है, बहुत आपको ऐसे मिलेंगे कि फैमिली में हिर्शुटिज्म इज अ प्रीडोमिनेंट फीचर। तो अगर उसके साथ एक्ने है और ओलिगो या एमेनोरिया है, तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे। इसलिए हार्मोन प्रोफाइल कराना आज के टाइम पे जरूरी हो गया है। अगर हम इसको नहीं ट्रीट करते, क्या फर्क पड़ता है, साइकिल तो आ ही रही है, कम ज्यादा करके आ ही रही है, कोई बात नहीं, 4 महीने में आ रही, 3 महीने में आ रही। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी, जितना मैंने समझा है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जेनेटिक प्रीडोमिनेंस है, पर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आने लगते हैं कि हम स्ट्रेस के साथ, लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफ हो गई, हम पूरे टाइम बैठे रहते हैं, चलना फिरना बंद हो गया है, घर से गाड़ी पे बैठते हैं, निकलते हैं, अपने जहां भी ऑफिस में जाते हैं या क्लिनिक पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, फिर उठते हैं वहां से गाड़ी में बैठते हैं और घर आ जाते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस वैसे भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का बहुत बड़ा रीजन है। तो डायबिटीज मेलाइटस हमेशा चांसेस होते हैं कि आपका पेशेंट पीसीओडी से पीसीओएस में जाएगा, तो डायबिटीज मेलाइटस अपने साथ ही लेके जाएगा। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज भी बहुत ज्यादा कॉमन मिलती है। हार्ट में आर्थेरोस्क्लेरोसिस, थिकनिंग ऑफ द या फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाना आपके हार्ट के वेसल्स का इज वेरी कॉमन। यूट्राइन कैंसर कब होता है, क्योंकि एनोवोल्यूटरी साइकिल से ईस्ट्रोजन का प्रीडोमिनेंस है, बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन है, तो ईस्ट्रोजन इज बेसिकली अ कार्सिनोजेनिक एजेंट। तो बहुत ज्यादा एनोवोल्यूटरी साइकिल में हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन होने की वजह से, और ये प्रोलॉन्ग रहे, बहुत लंबे टाइम तक रहे,
तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग यूट्राइन कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स आर आल्सो देयर। अभी अपन ने बात किया था स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया दो तरीके का होता है, या तो वो ऑब्स्टेटिक स्लीप एपनिया होता है या न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन का होता है। तो इसमें जनरली वी फाइंड स्लीप एपनिया बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। डिप्रेशन एंड एंजाइटी बोथ आर सीन, दोनों देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन, माहवारी नहीं आती रेगुलर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम बात करें लिपिड प्रोफाइल, अगर आपको याद हो हमने इन्वेस्टिगेशन में लिपिड प्रोफाइल बोली थी, तो लिपिड प्रोफाइल हम इसलिए कराते हैं क्योंकि डिसलिपिडीमिया इसका कॉम्प्लिकेशन है। डिसलिपिडिया में हाई डेंसिटी लिपिड्स डिक्रीज हो जाते हैं, लो डेंसिटी इंक्रीज हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि कार्डियोवैस्कुलर या दिल की बीमारी के मेन कारण होते हैं। मैनेजमेंट क्या करना है बिफोर गोइंग टू फॉलिकुलाइनम, हमको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम सबसे पहले पेशेंट की डाइट रेगुलेट करेंगे और उसके साथ उसकी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हम उसको मोटिवेट करेंगे। रिच इन फाइबर डाइट जो होती है वो फाइबर और प्रोटीन में रिच होती है, होनी चाहिए उनकी। हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड होता है कि पेशेंट हमारा जनरल आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं, फाइबर और प्रोटीन को हम थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब पेशेंट आपकी रोटी खा रही है, सब्जी खा रही है, रूटीन में दाल चावल खा रही है, पर दाल एक ही कटोरी ले रही है, चावल ढेर सारे ले रही है। तो हमारी जो डाइट है वो मोर ओवर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है उसमें, फाइबर और प्रोटीन कम होता है। तो इसके लिए कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपको खाना खाना है तो बहुत सारा, एक आपकी डाइट के बराबर या एक डाइट से ज्यादा आप अपना फाइबर लीजिए, सलाद लीजिए और प्रोटीन लीजिए। अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी जगह एनिमल प्रोटीन को मना करते हैं कि एनिमल प्रोटीन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी मत लीजिए, एग्स भी मत लीजिए। तो फिर प्रोटीन का मेजर सोर्स हमारे लिए क्या बचता है? दालें बचती हैं। अगर आप बात करते हैं, कई बार विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स की भी बात की जाती है जब हम पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं कैल्शियम, तो आप फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे को पेशेंट्स पूछते हैं, मैडम आपने खाने के लिए ये तो दूध तो बना कर दिया, दूध के प्रोडक्ट्स बना कर दिए, तो हमारे पास कैल्शियम कहाँ से आएगा? तो कैल्शियम के लिए वेजिटेबल सोर्सेज या प्लांट किंगडम के सोर्सेज को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। फिर उस प्लांट किंगडम के सोर्सेज में आपके लिए कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा सोर्स है मखाने, फूल मखाने जो आते हैं, सफेद तिल, ये भी कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। तो इनको आप मिल्क की जगह हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कन्वेंशनल थेरेपी के बारे में बात करें तो हम जनरली क्या देखते हैं? हार्मोनल थेरेपी, जो कि हमको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में दी जाती है पेशेंट को। जो हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे होते हैं और बहुत लंबे टाइम से ले रहे होते हैं, और फिर उनको एक बहुत बड़ा डर या टेंशन क्या होती है कि अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स छोड़ेंगे तो फिर हमारे को, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को विड्रॉ करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट आपके पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे जाता कैसे है कि उसको जब पीरियड्स आते हैं तो वो पीरियड्स बहुत लंबे टाइम तक आते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रिडोमिनेंस होता है, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेटिव फेज होता है। प्रोलिफरेटिव फेज होने की वजह से एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो जाती है। तो पेशेंट को जब ब्लीड होता है तो बहुत लंबा ब्लीड होता है, बहुत दिनों तक ब्लीड होता रहता है। तो वो फिर हार्मोनल थेरेपी लेता है उसको रोकने के लिए। तो उनको डर क्या होता है कि जैसे ही हम ये हार्मोनल थेरेपी छोड़ेंगे तो हमको वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट तो नहीं हो जाएगी। तो आपको पेशेंट को समझाना है कि ये लॉन्ग टर्म आंसर नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक आपकी सिर्फ बीमारी सही नहीं हो रही है। आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको इसको विड्रॉ करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो इस सब चीजों के लिए आपको हार्मोनल थेरेपी को विड्रॉ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कई बार। फिर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी के लिए धूप में बैठना एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर धूप में पेशेंट नहीं बैठ पा रहा है तो आजकल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी मिल रहे हैं। गोनाडोट्रोफिन्स भी हैं जो कि कन्वेंशनल थेरेपी में यूज किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक थेरेपी ट्रीटमेंट। ये स्टडी जो है होम्योपैथी में प्राइमरीली हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम फोकस कर रहे हैं फॉलिकुलाइनम पे। जबकि फादर हैनीमैन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इज द बेस्ट आंसर फॉर ऑल दीज। इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी जो दी जानी चाहिए वो देनी चाहिए, पर कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी जो जवाब देती है या उसका ट्रीटमेंट का आंसर आता है वो कई साइकिल्स के बाद आता है। तब तक एंडोमेट्रियल लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओवेरियन लोड बढ़ जाता है और पेशेंट बहुत घबरा जाता है। तो उसका आंसर ढूंढा है हमने फॉलिकुलर। मैं आपको फिर कह रही हूँ फॉलिकुलाइनम
इलाज नहीं है पीसीओडी का। पीसीओडी का इलाज तो फिर भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है, पर फॉलिकुलाइनम आपका माहवारी नियमित करने में मदद करती है। ये इसकी वजह से पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, कि स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को साइकिल नहीं आ रही है या स्ट्रेस की वजह से उसका पीसीओडी बढ़ रहा है, वो रुक जाता है। तो फॉलिकुलाइनम जो हमने 30 में यूज किया था, पर आंसर इसका फिर भी पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो कि फादर हैनीमैन ने दी है। अभी तक बहुत कम रिसर्चेस हमको पीसीओडी और फॉलिकुलाइनम के बारे में मिली हैं, बट किसी में भी माहवारी को नियमित करने से रिलेटेड हमको कोई बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं मिला। इसलिए हमने इस टॉपिक को उठा के हमारे कॉलेज में एक छोटी सी रिसर्च करवाई। अगर हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि कहाँ पे पीसीओडी और कहाँ पे फॉलिकुलाइनम साथ साथ चल रहे हैं, तो फॉलिकुलाइनम इज बेसिकली एक फीमेल रेमेडी है और जो प्राइमरीली हार्मोनल सिस्टम को अफेक्ट करती है। वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, ये कंडीशन है जो कि हार्मोन्स की वजह से होती है, जिसमें इमेच्योर या पार्शियली मैच्योर एग्स बनते हैं। सिम्टम्स की अगर हम फॉलिकुलाइनम की बात करें तो मेंसेस प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, ब्राइट रेड कलर के होते हैं, क्लॉटेड होते हैं, कई बार ब्राउनिश डिस्चार्ज चलता रहता है, बीच बीच में ब्लीडिंग होती है। तो सब तरीके की माहवारियों की अनियमितता फॉलिकुलाइनम में देखने को मिलती है, जिसको हम मॉडर्न साइंस में या पीसीओडी के साथ जब हम रिलेट करके बात करते हैं तो हम इसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का नाम देते हैं। फॉलिकुलाइनम में लिटरेचर बोलता है या कहता है कि वेट गेन होता है, जबकि पेशेंट ज्यादा नहीं खा रहा है, एक्ने है, ये पीसीओडी का सिम्टम है। और माहवारी में दर्द होता है जो कि अब पीसीओडी का फिर से सिम्टम है। माहवारी नहीं होती है, ये भी आप देख सकते हैं कि पीसीओडी का, या कम माहवारी होती है, ये भी पीसीओडी का सिम्टम है। अब अगर हम सिर्फ फॉलिकुलाइनम की बात करते हैं तो फॉलिकुलाइनम प्राइमरी फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में भी आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और जितनी भी फंक्शनल प्रॉब्लम्स है, जब आप अभी अपन फॉलिकुलाइनम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर फीमेल को ट्रीटमेंट दौरान एक डोज फॉलिकुलाइनम की इंटरकरेंट देनी ही चाहिए। अगर हम इस केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं C18H22O2, इसको सिनोनिमस बहुत सारे हैं, ईस्ट्रोनोम, ईस्ट्रोजन, फॉलिकुलाइन, ये सब इसके सिनोनिमस हैं। फॉलिकुलाइनम को हम हम कॉमनली इसको होम्योपैथिक ईस्ट्रोजन कहते हैं। इसको हम सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन, सिंथेटिक आर्टिफिशियली जो प्रिपेयर्ड ईस्ट्रोजन है उसको यूज करते हैं। बेसिकली कलरलेस होता है, व्हाइट होता है, क्रीमी व्हाइट ओडरलेस पाउडर होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में और हल्का सा सॉल्युबल होता है एसीटोन एंड क्लोरीन में, एंड स्लाइटली सॉल्युबल अल्कोहल में होता है एंड इन फैटी ऑयल्स। तो ये इसका बेसिक है कि ये क्या होता है और कैसे मिलता है, पर ये सिंथेटिक एनालॉग है, ये नेचुरल ईस्ट्रोजन नहीं है जो हमारे। अब अगर हम ईस्ट्रोजन की बात करते हैं तो हमारी ओवरीज बहुत लार्ज क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन करती हैं, और थोड़ा बहुत अमाउंट होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। क्योंकि माहवारी जाने के बाद भी फीमेल की बॉडी में बहुत सारी टाइम तक ईस्ट्रोजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसके एड्रिनल कॉर्टेक्स उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन निकलता है, बट ईस्ट्रोजन को अगर हम रफली समझे तो 3 तरीके के ह्यूमन फीमेल्स में ईस्ट्रोजन मिलता है। 3 बेसिक कैटेगरी के, एक तो 17 बीटा एस्ट्राडायोल जो आपके पूरे रिप्रोडक्टिव एज में माहवारी के दौरान पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में मिलता है। वो बेसिकली उसमें लार्जर क्वांटिटी होती है 17 बीटा एस्ट्राडायोल। estrone and estrol, estrone is during pregnancy and estrol is towards men। जब माहवारी के टाइम पे माहवारी जाने लगती है तब जो ईस्ट्रोजन बहुत प्रीडोमिनेंस में मिलता है वो estrol होता है। जो ईस्ट्रोजन है वो प्राइमरीली जो है 17 बीटा एस्ट्राडायोल है, वो ही आपकी ओवरीज में से मैक्सिमम निकलता है। और इसका बेसिक फंक्शन या इसका जो बेसिक काम है वो है
एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेटिव फेज कराना और सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ, उनके टिश्यू से रिलेटेड आपकी लुब्रिकेशन होना पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये सब पार्ट है 17 बीटा ईस्ट्राडियोल, जो कि पूरा रिप्रोडक्टिव एज में सबसे ज्यादा हमको मिलता है। फॉलिकुलाइनम पे बहुत सारे ऑथर्स ने भी काम किया है। वही जूलियन ने अपनी मटीरिया मेडिका ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडीज 131 रेमेडीज हैं उसकी, उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपनी स्टडी में बहुत सारे अलग ऑथर्स के लिए भी काफी ऑब्जर्वेशन इंक्लूड किया है, जैसे डॉक्टर एल.डी. मैटोस का है और डॉक्टर डोरथी जे कूपर का है, इवन विद मेलिसा एल्सन है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है फॉलिकुलाइनम पे। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि फॉलिकुलाइनम जो है वो सिंथेटिक फॉर्म है, ये नेचुरल ईस्ट्रोजन नहीं है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ईस्ट्रोजन, जो कि केमिकल एनालॉग है बॉडी के नॉर्मल ईस्ट्रोजन का। क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है, इसको आप 1/10 में यानी कि डेसिमल स्केल में बना सकते हो, हायर पोटेंसी भी बना सकते हो आप, इसकी जंपिंग पोटेंसी भी बना सकते हो। बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल फॉर्म में हैनीमैन मेथड से इसकी प्रूविंग नहीं हुई है, बट सिंथेटिक हार्मोन की प्रूविंग शुरू से हो रही है 1940s में, जब से ये बना है तब से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में, कभी कभी HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में बहुत लंबे टाइम तक, कम से कम 1 महीने तक वो लोग कई बार ईस्ट्रोजन पे ही रखते हैं। जब बहुत ज्यादा वजाइनल ड्राइनेस होने लगती है तो वो ईस्ट्रोजन पे रखते हैं, पर 1 महीने से ज्यादा, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है तो वो लोग इसको विड्रॉ कर लेते हैं और फिर कंबाइंड थेरेपी पे आ जाते हैं। तो इसलिए ये सिंथेटिक, पर इसकी प्रूविंग हैनीमैन स्टाइल में कभी भी नहीं हुई है कि आप ये बोले कि हमने प्रूविंग मेडिसिन देके और इसको प्रूफ करवाया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। बट इसका इस्तेमाल 1940 से रेगुलर होता आ रहा है। इसका बेसिक एक्शन कहाँ पर है? अगर हम फॉलिकुलाइनम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तो हमको पता ही है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पे ये भी, क्योंकि हम हार्मोनल बीमारी से रिलेटेड है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे किस लिए होगा? क्योंकि इससे हार्ट डिजीज होती है, इसके सिम्टम्स हार्ट डिजीज से रिलेटेड हैं। ब्लड के सिस्टम पे और स्किन पे। तो बेसिकली ये जो काम करता है फॉलिकुलाइनम, वो यहाँ यहाँ काम करता है। किसको देना? सबसे ज्यादा अडेप्टेबल फीमेल्स कौन होती हैं? जो कि अब्यूज हुई है सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली, अभी या पास्ट में कभी भी, जो भी फीमेल को कभी लाइफ में सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा है, या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत लंबा रहा है, फिजिकली भी वो अब्यूज हुई है, तो वो फीमेल सबसे ज्यादा सूटेबल होती है। तो अगर आप अब आप इसको समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फॉलिकुलाइनम तो देनी ही चाहिए 30 पोटेंसी, कोई भी पोटेंसी में एक बार फीमेल को, ताकि वो हेल्थ को रेगुलेट कर सके। फीमेल फॉलिकुलाइनम उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या उनको भी दी जानी चाहिए जो बहुत लंबे टाइम से बर्थ कंट्रोल पिल्स पर हैं। आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो कि बहुत टाइम से OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे चल रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं किया है पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से उस पे चले जा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी फॉलिकुलाइनम देना सूटेबल होता है। जिनको कोई भी प्रकार की माहवारी से जुड़ी हुई समस्या है, माहवारी, अनियमित माहवारी किसी भी कारण से कोई भी तरीके की है, उनको भी आप दे सकते हैं। और जिनको इमोशनल बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, उनको भी आप फॉलिकुलाइनम दे सकते हैं। फॉलिकुलाइनम के पेशेंट उनको वो भी होते हैं जिनके एक्ने बहुत ज्यादा, फीमेल्स को एक्ने होते हैं, मुहासे होते हैं चेहरे पे, नाक पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, सूजन रहती है, और आंखों में भी कई बार कंजंक्टिवल टिश्यूज में भी सूजन रहती है या आ जाती है। जो फीमेल्स वजन जिनका बढ़ता जा रहा है, जो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करती है बट
वजन बढ़ता जा रहा है, जिनको क्रेविंग होती है स्पेशली बिफोर पीरियड्स। अगर आप प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन की बात करेंगे तो आपको बहुत सारी फीमेल्स ऐसे मिलेगी जो बोलेगी डॉक्टर साहब माहवारी से थोड़े दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले मुझे बहुत ज्यादा खाना खाने की इच्छा होती, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी भूख खत्म ही नहीं होती। तो हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं या हम लोग ऐसे सिम्टम को रेपर्टाइज करते हैं तो फिर हमको कैलकेरिया का सिना ऐसी वाली पेशेंट्स मिलते हैं। बट अगर ऐसा पेशेंट आ रहा है तो आप उसको एक बार पॉलीक्लोराइडम दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा सुटेबल हैं जिनकी या तो पेरेंट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, हस्बैंड डोमिनेटिंग है, जिनमें डिप्रेशन रहे हैं, एंजाइटीज रही हैं, हाइपर सेंसिटिविटी है, इंस्टेबिलिटी है, पैनिक अटैक्स आते हैं, बिजी होती है, फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव फीमेल्स हैं। यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं नेट्रम से और हिपारसल से, क्योंकि नेट्रम का पेशेंट भी आपको डोमिनेटिंग पेरेंट, डोमिनेटिंग स्पाउस के साथ मिलेगा, डिप्रेस्ड मिलेगा। और हाइपर सेंसिटिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो हम हिपारसल सोचते हैं। तो आप इन सब मेडिसिन को यूज करने के पहले बीच में एक बार इंटरकरेंट पॉलीक्लोराइडम दे सकते हैं। जो अपने लव्ड वन से अब्यूज हुई हैं उनके लिए तो ये मेडिसिन है ही है, और उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है या इंडिकेटेड है जो कि बहुत लंबे टाइम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर है। और ऐसे पेशेंट्स मिलना आज के टाइम पे कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, आपको बहुत मिलेंगे ऐसे पेशेंट। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में भी ये बहुत ज्यादा प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में अगर आप देखेंगे या पेशेंट आते हैं तो वो क्या कंप्लेन लेकर आते हैं, सोलन एंड पेनफुल ब्रेस्ट, माइग्रेन की शिकायत, जी घबराना, उल्टी, रोने का मन होना, पैनिक अटैक, मूड स्विंग्स, इन सब के लिए भी फॉलिकुलाइनम इंडिकेटेड है। इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस, माहवारी की अनियमितता है, बिफोर और आफ्टर कोई भी कंप्लेन है तो उसको हम दे सकते हैं। पेशेंट ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया कंप्लेन कर रहा है, बेसिकली पीरियड से जस्ट पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या पीरियड्स के दौरान कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि हमको डायरिया हो गया। डायरिया मतलब मेरे को बार बार जाना पड़ता है, मेरे को बहुत सारा स्टूल आता है। ये फिजियोलॉजिकली या हार्मोनली हम रिलेट करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जब बॉडी में सीक्रेट होता है तो वो स्मूथ मसल फाइबर्स में कंस्ट्रिक्शंस करता है या उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है ताकि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो सके, निकल सके। तो हमारा पूरा जीआई ट्रैक्ट भी बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है। तो कई पेशेंट्स आपके पास जो कि हाइपर सेंसिटिव हैं वो आके ये शिकायत करते हैं, मैडम पीरियड से पहले तक तो मेरे को पेट में कब्जी सी रहती थी, पर माहवारी के दौरान मुझको ना बार बार जाना पड़ता है, मेरे को ऐसे लगता है जैसे मुझे डायरिया हो गया। पर वो मल्टीपल स्टूल्स भी होते हैं। पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा शुगर की क्रेविंग होती है और वजन बढ़ रहा होता है, और जो फिक्स्ड आइडिया होते हैं ऑफ फिक्स्ड आइडियाज वाले पेशेंट्स के भी हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। जबकि डोरेथी जे कूपर होती है कि जब आपको आपकी पेशेंट को वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है, से आपकी पेशेंट की वेल इंडिकेटेड मेडिसिन नेट्रम में हो रहा है या कैलकेरिया का वो काम नहीं कर रही है और आपको ये समझ में आ रहा है कि जो पेशेंट है वो एक्सट्रीम बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वो ये कहती है कि अगर जब हम ऐसे पेशेंट्स को कैटेगराइज करते हैं तो हमको बेसिकली 3 कैटेगरी मिलती हैं। प्रेशर फ्रॉम पर्सनालिटी ऑफ ग्रुप्स, जैसे डोमिनेटिंग और पॉजिटिव, इवन पेशेंट्स आर नाउअडेज, हाँ आज के जमाने में पेशेंट भी आप पे ओवर रूल करना चाहता है और डॉक्टर बड़ा माइल्ड सा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रेंड्स, स्पाउस, पेरेंट, किसी से भी अगर डोमिनेशन है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। प्रेशर फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, जिस वर्क कल्चर में, जिस माहौल में वो काम कर रहा है वहां बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। जॉब इनसेटिस्फेक्शन है, उसको ऐसा लग रहा है मैं वर्क घंटों तक कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हूँ, मेरा फिजिकल मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फीमेल है, उसको सब कुछ मैनेज करना है, तो तभी हम फॉलिकुलाइनम के बारे में सोच सकते हैं। या फिर ऐसी पेशेंट्स जो कि बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत धीरे धीरे रिकवर करते हैं, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाते हैं, इल हेल्थ बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से बीमार है, मैडम क्या करूं, कुछ से निकलती कुछ में घुस जाती, कुछ से निकलती कुछ में सही नहीं हो पा रही हूँ, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी फॉलिकुलाइनम इंडिकेटेड है।
बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए, प्रेशर में, स्ट्रेस में। अगर हम अब सिम्टोमेटोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम इसका माइंड समझते हैं, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं किसी और से कंट्रोल हो रहा हूँ, मेरे को कोई आजादी नहीं है, मैं हर चीज में मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसे बिहेव करो, ऐसे नहीं करो। या तो पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग है प्रेजेंट में, पास्ट में, या हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है, या इन लॉज बहुत डोमिनेटिंग है, वो यहाँ से निकलती है। वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा बॉस का डोमिनेशन है। इन सब कंडीशंस में वो बंधा हुआ महसूस करती है, तो वो फॉलिकुलर पेशेंट है। बहुत आसानी से अपसेट हो जाती है, बहुत सेंसिटिव है, हर्ट हो जाती है, अकेले भी नहीं रहना चाहती, बहुत बेचैन सी रहती है, हाइपर है, एलर्जीज बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो भी वो फॉलिकुलाइनर की तरफ जा रही है। कंफ्यूज रहती है, डिसीजन नहीं मेक कर पा रही है, फॉलिकुलाइनर। एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी है, गुस्सा है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी है, वो अपनी लिविंग कंडीशन से, अपने एक्सपेक्टेशन से फेड अप हो चुकी है, इमोशनली टायर्ड है, ऐसे उसको हर एक के लिए बहुत दया भाव है, कोऑपरेटिव है, पर सब फिर भी वो परेशान है, उसको बहुत ज्यादा पैनिक है, चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाती है, तो भी वो मेंटली अगर वो इन सब चीजों से परेशान है, तो भी शी इज अ पेशेंट ऑफ फॉलिकुलर। अगर हम फिजिकल की बात करें, तो उसको क्या बहुत ज्यादा पसंद होता है? शुगर, चीनी। रोटी नहीं खाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। नॉर्थ इंडियंस में ये बहुत कॉमन वो है कि मुझे, मैडम मैं, आप मुझे कुछ भी खिला लो, पर मैं जब तक रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी या रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी, या मैं फुल नहीं फील करती, मेरा पेट ही नहीं भरता जब तक मैं खाने में रोटी नहीं हो। आप चाहे टिक्की खिला लो, चाहे कुछ भी खिला लो, पर रोटी तो चाहिए ही चाहिए। और उसको फ्रेश एयर, पेशेंट बाहर खुले में जाना पसंद है, कई बार पेशेंट ऐसे बोलते हैं हमको घूमना बहुत पसंद है, तो ये उसका फिजिकल। थर्स्ट इंक्रीज, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मैडम मैं इतना पानी पीती हूँ पता नहीं कहाँ जाता है। कब्जी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, माहवारी की हर तरीके की दिक्कत होती है, और वो बहुत सेंसिटिव है। बाहर फीमेल जो है फॉलिकुलाइनम की, वो बहुत सेंसिटिव है, बाहर गर्मी है तो भी वो परेशान है, नॉइज है तो भी परेशान है, कोई बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो भी परेशान है। पर्टिकुलरली हम बात करें तो हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, फेस लाल हो जाता है, और हाथ पैरों में ठंड का सेंसेशन होता है। मेंसेस से पहले सर दर्द बहुत कॉमन है, हम जब रेपर्टोरियल एनालिसिस करते हैं तो हमको बहुत लिमिटेड मेडिसिन मिलती है, और कई बार वो मेडिसिन हमको हेल्प ही नहीं करती है, तो हम ऐसे पेशेंट्स में बीच में फॉलिकुलाइनम 30 की एक डोज देख के हम उसका रिजल्ट स्टडी कर सकते हैं। थ्रोट में कोई भी प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकती, जैसे लकैसिस का पेशेंट होता है, उसको गले के आसपास कुछ भी टाइट बियरिंग नहीं होती, वैसे थ्रोट में इसको कई बार लिक्विड भी सॉलो करना बड़ा दिक्कत का कार्यक्रम लगता है। इससे लिक्विड भी, पानी भी मैडम गटकती हूँ ना तो बहुत तकलीफ होती है। बट जब आप उसका थ्रोट एग्जामिन कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके टॉन्सिल्स एनलार्ज है, गले में कोई इन्फेक्शन है, पर फिर भी वो बोल रही हूँ मुझसे पानी भी नहीं गटका जाता मैडम, मुझे उसके लिए भी सोचना पड़ता है। उसको पेट में ऐसे लगता है जैसे गैस भर गई है, पूरे कहीं ना कहीं गैस। और ये भी कब होता है? 3-4 दिन माहवारी से पहले। ये भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का एक सिम्टम है, कि बहुत सारे पेशेंट्स आके ये बोलते हैं हमको कि हमारे को पेट में ऐसे लगता है आफरा आ गया है, गैस भर गई है। लिवर अगर आप फील करोगे तो बहुत ज्यादा एनलार्ज एंड सॉफ्ट मिलेगा। नोजिया, वॉमिटिंग, जी घबराना, उल्टी का मन, प्री मेंस्ट्रुअल पेन, सीधे लिवर की तरफ में दर्द होना, रेक्टम क्योंकि कब्जी रहती है तो नीचे रेक्टम में बहुत ज्यादा हैवीनेस रहती है। रिकरेंट सिस्टाइटिस इन वुमेन, मेरे पास एक पेशेंट थी, वो सब तरीके का इलाज ले चुकी थी, सब तरीके का उन्होंने इलाज करवा लिया, एलोपैथी भी, आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथी भी, उन्होंने हर तरीके की सिस्टाइटिस की मेडिसिन खा ली, उनका सिस्टाइटिस सही नहीं हो रहा था। सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर का इंफ्लेमेशन, यूरिनरी ब्लैडर का सूज जाना या उसमें इंफ्लेमेशन हो जाना। वो बार 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 हमारे पास बस इसी को लेकर आती थी कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को ना पेट में दर्द होने लगता है, यूरिन में प्रॉब्लम आने लगती है, जब 2-3 दिन ऐसा होता है, तीसरे चौथे दिन मेरे को पेशाब में जलन होने लगती है। हमने सिर्फ यूरिनरी ऑर्गन में रिकरेंट सिस्टाइटिस के बेसिस पे फॉलिकुलाइनम प्रिस्क्राइब की थी, और वो पेशेंट अब बहुत बेटर है। वो ये बोलती मेरे को 80% फायदा है, पर फिर भी क्योंकि एक ही डोज गई है तो अभी हम उसको एक बार और स्टडी करेंगे।
फीमेल्स में अगर हम बात करें तो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन तो है ही, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है ही, स्पॉटिंग एंड पेन जिसको कई बार हम मिडिल एग्रावेटेड ड्यूरिंग ओवुलेशन जिसको हम मिडिल शिमर सिंड्रोम बोलते हैं, पेशेंट में अगर ऐसा भी रिकरेंट देखने को मिल रहा है तो आप फॉलिकुलाइनम की एक डोज उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ल्यूकोरिया हो सकता है, येलो ब्राउनिश, ब्लड स्ट्रीक हो सकता है, मेंसेस के बीच में हो सकता है, छाती में ब्रेस्ट का हैवी होना या सूज जाना, हाथ भी लगाना। फाइब्रोइड में भी फॉलिकुलाइनम साइकिल्स को रेगुलेट और ट्यूमर को रिड्यूस करने में, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर आपको याद हो तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रीडोमिनेंट ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, तो उसको हेल्प आउट करती है, उसको एंटीडोट करती है, आप एक तरीके से कह सकते हैं, या ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करती है, तो उनके साइज ऑफ ट्यूमर्स भी रिड्यूस करती है। मिसकैरेजेस, फीमेल बहुत बार बार मिसकैरेज हो रहा है, उसको कुछ तो भी कारण है जो कि नहीं ट्रेस आउट हो रहा है, हमने उसके सारा करा लिया, टॉर्च भी करा लिया, सारा हार्मोन प्रोफाइल सारा प्रोफाइल करा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको एक डोज फॉलिकुलाइनम की दे सकते हैं। पोस्टनेटल डिप्रेशन वगैरह में, मेनोपॉज में भी मेरी पहले ऑलरेडी स्टडी है ईस्ट्रोजन की मेनोपॉज में, सो मैं ये कह सकती हूँ कि मेनोपॉज में फॉलिकुलाइनम या ईस्ट्रोजन इज वेरी गुड मेडिसिन। टेस्ट में डीप डीप ब्रेथ लेगी, प्रॉब्लम होगी, हमेशा उसको ऐसा लगेगा बाहर चली जाऊं, लाइट चलेगी बाहर चली जाऊं, कहीं भी हो गया बाहर चली जाऊं, घबराहट है बाहर चली जाऊं, जुकाम जुकाम हो जाता है, सर डिस्चार्ज होता है रहता है, नाक के ऊपर फुंसियां बहुत ज्यादा होती हैं, या सुबह उठती है तो नाक पे से बहुत ज्यादा ऑयल जैसा दिखता है। देन अगर हम इसकी बात करते हैं, ट्रैकीकार्डिया है, घबराहट है, बेहोशी आ जाती है, एंजाइना जैसे सिम्टम्स होते हैं। एक्सट्रीमिटीज में बात करते हैं, कमर दर्द बहुत कॉमन, फीमेल्स आपको बताएंगे कि हमको बहुत ज्यादा कमर दर्द होता है मेंसेस से पहले या मेंसेस के ड्यूरिंग, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नमनेस, एंजाइटी या रेनॉल्ड फिनोमिना के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक्ने के लिए है ही ये, एक्जिमा, जो भी कंप्लेन ड्यूरिंग ओवुलेशन या बिफोर मेंसेस बढ़ रही है उसके लिए इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन। इवन हेयर फॉल, फीमेल में हेयर फॉल, क्योंकि हम इसको पीसीओएस से रिलेट कर रहे हैं, पर फॉलिकुलाइनम के अपने लिटरेचर में एलोपेशिया इन वुमेन या फिर हेयर फॉल, जो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए भी, हेयर फॉल फीमेल में मैक्सिमम टाइम या तो डेफिशिएंसी की वजह से होता है या मेल हार्मोन प्रीडोमिनेंस की वजह से होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका एग्रावेशन है बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग ओवुलेशन, एट नाइट, फ्रॉम नॉइज, टच, हीट एंड प्री मेनोपॉजल, जबकि इसको एमिलेट होता है मेंसेस के तीसरे दिन से मुझे आराम आ जाता है मैडम, मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता, मूवमेंट से, चलने फिरने से, फ्रेश ओपन एयर से और कोल्ड एयर से। डोजेस की हम बात करें तो डोजेस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, डोजेस में बहुत ज्यादा डिस्कशंस हैं, डोजेस होम्योपैथी की पोटेंसीज एंड रिपीटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका अगर आंसर कहीं एक जगह मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्रैक्टिसिंग या हमारा आंसर या हमारी चीजें बहुत आसान हो जाए, हम चीजें बहुत यूजफुल हो जाए। पर अभी भी पोटेंसीज और रिपीटेशन हम इसलिए कुछ नहीं कह पाते क्योंकि ये ससेप्टिबिलिटी, इंडिविजुअलाइजेशन पे हमारा पूरा का पूरी फिलॉसफी बेस्ड है। तो पोटेंसीज का और डोजेस का और रेपिटेशन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर जगह। अगर हम डोरेथी कूपर की बात करते हैं तो वो कहती है सिंगल डोज ऑफ फॉलिकुलाइनम टू बी रिपीटेड, 3 महीने से पहले आप फॉलिकुलाइनम की एक भी डोज उसको रिपीट मत करिए। फॉलिकुलाइनम की अगर 30 की एक पोटेंसी भी, एक डोज भी आपने दे दी है तो 3 महीने तक आराम से काम करेगी। इसके साथ वो ये कहती हैं कि आप चाहें तो बीच में अदर कोई भी उनकी नोसोड या कोई भी इंडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे सकते हैं, पर ये सिर्फ इन बिटवीन ही फॉलिकुलाइनम की एक डोज ही देना सफिशिएंट है। अगर आप 30 में स्टडी करो, हमने भी अपनी स्टडी ऐसे ही करी है कि हमने फॉलिकुलाइनम 30 की एक डोज दी है और फिर भी फॉरगॉट द पेशेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमने सिर्फ फॉलिकुलाइनम पे स्टडी की है, हमने बीच में और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अभी तक नहीं दी है। हमने सिर्फ फॉलिकुलाइनम का एक्शन देखा, इसलिए हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल को बीच में इंटरवीन नहीं किया, पर वो पेशेंट्स अभी भी हमारे पास आ रहे हैं, तो हाँ अब हम उनको बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल दे रहे हैं तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
और जब एक आपने आज फॉलिकुलाइनम 30 दे दी है तो उसको कोई भी दवाई देने के बीच में 4 से 6 दिन का गैप रहना चाहिए। डॉरथी कूपर ये भी बोलती है कि अगर आप फॉलिकुलाइनम को बहुत लंबे टाइम तक देते हैं और बहुत शॉर्ट इंटरवल में देते हैं तो वो एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट एक दो केसेस में हमने फॉलिकुलाइनम का रिपीटेड यूज भी करा है, बट हमें टचवुड कोई भी एबनॉर्मल रिजल्ट्स या एडवर्स इफेक्ट रिजल्ट नहीं मिले। बट हमने प्रेफर किया है कि हम फॉलिकुलाइनम 30 की एक डोज 3 महीने में दें और बीच में हमने उसको सिर्फ पीएल पे चलाया। ओए जूलियन कहता है वेरियस पोटेंसी इन सेंटीसिमल स्केल, हम उसको यूज कर सकते हैं। लो पोटे उनका ओए जूलियन का अपना एक फंडा है, वो ये कहते हैं 3x 4x एमनोरिया में देना चाहिए या इनसफिशिएंट मेंस्ट्रुएशन में इसको रेगुलेट करने के लिए 7C देना चाहिए और रिस्ट्रेनर के हिसाब से 9C। तो उन्होंने इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि 10 दिन टुवर्ड्स 10th डे ऑफ द साइकिल और ऑन द 14th डे 5 days बिफोर बिगनिंग द मेंस्ट्रुएशन यू कैन गिव 9C। बट हमारी जो स्टडी है वो प्रीडोमिनेंटली फॉलिकुलाइनम 30 पर है, तो इसलिए हमने उसको 3 महीने में एक बार दिया है। अगर हम मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, हमारे ओपीडी में ये स्टडी कंडक्ट हुई थी गिरेनपाल हॉस्पिटल होम्योपैथिक हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर सायपुरा सांगानेर में, और दूसरा हमारा जो साइट था वो एमपी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सिंधी कैंप वाला हमारा सेंटर था। क्योंकि ये इंटर्नशिप के बच्चे की स्टडी थी, उन्होंने मेरी हेल्प आउट की थी, हमने इंटर्नशिप में इसको पायलट स्टडी को कंडक्ट किया था। तो ये 9 मंथ की स्टडी थी जिसमें हमने 3 महीने केस लिए थे और 6 महीने केस लिए थे, 3 महीने हमने उनको फॉलोअप देखा था। हमने फॉलोअप्स को 15 दिन पे भी बुलाया है, हमने फॉलोअप्स को वंस इन अ मंथ भी बुलाया है, जैसे भी हमको रिक्वायरमेंट थी। हमने हर उस पेशेंट को इंक्लूड किया है जो कि डायग्नोस केस था, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में था और जो हमें कंसेंट देने को तैयार था, पर हमने उन लोगों को सबको हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया पड़ा स्टडी में से, जो कि इरेगुलर थे, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं हमको तो, और जिनको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई बीच में। कई फीमेल्स ऐसी हैं कि हमने उनको एक बार मेडिसिन दी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हुआ और उन्होंने कंसीव कर लिया, तो फिर हमने उनको स्टडी से एक्सक्लूड कर दिया। जो फीमेल्स पॉलिसिस्टिक हैं और वो लैक्टेट करेगी किन्हीं भी कारण से, तो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया है। क्योंकि जो पेशेंट होती है वो डिलीवर करने के बाद जब दोबारा सोनोग्राफी कराती है तो उसको वही फॉलिकल्स कई बार मिल जाते हैं और वो फिर आती है मैडम ये पीसीओडी तो है ही मेरे को, तो उस चक्कर में हमने उनको भी एक्सक्लूड कर दिया कि अभी आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, हम इसको स्टडी में नहीं लेंगे। पेशेंट जिन्होंने मना कर दिया हम नहीं लेंगे, हम पेशेंट हम आपको कंसेंट नहीं देते, हम नहीं रह सकते, हम बाहर रहते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज के पेशेंट थे हमने उनको भी हमारे साथ एक्सक्लूड कर दिया। ये प्रोसीजर था, पीसीओडी का रिपोर्ट होता था, हम उसकी कंसेंट लेते थे, स्क्रीन करते थे, और जो पेशेंट सब्जेक्ट फुलफिल हमारा क्राइटेरिया करते थे उसकी केस टेकिंग एनालिसिस करते थे, फिर हम उसको प्रिस्क्राइब करते थे और रीअसेसमेंट हम करते थे। 15 दिन से लेके 6 विजिट का हमने रीअसेसमेंट कंसिडर किया है। फॉलिकुलाइनम दी थी हैनीमैन, ये हमने मेडिसिन ओपीडी से यूज की थी कि हमारी क्लिनिकल डिजाइन है तो इंटरवेंशनल क्लिनिकल ट्रायल स्टडी है। केस टेकिंग किया है, यूएससी इन्वेस्टिगेशंस करा है टू कंफर्म द डायग्नोसिस। अब हमने इसको एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रखा था कि अगर कोई पेशेंट विद इन अ मंथ है दैट मींस इंप्रूवमेंट इज मार्क्ड। क्या नहीं आ रही थी, हमने मेंसेस की फॉलिकुलाइनम दी और अगले महीने उसको साइकिल आ गई, तो विद इन अ मंथ अगर साइकिल आ गई तो इट इज अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट। अगर 1 से 2 महीने के बीच में आई तो हमने इसको मॉडरेट माना है, और मेंसेस अगर 2 से 3 महीने तक नहीं है तो माइल्ड इंप्रूवमेंट है, और फिर नो मेंसेस इवन बियॉन्ड 4 मंथ्स इट इज स्टेटस क्यू, हमको लग रहा है कि काम ही नहीं कर रहे हैं एक डोज। फिर हमने उसको दोबारा रिपीट भी कराया, बट स्टडी जो थी वो बहुत लंबे ड्यूरेशन की नहीं थी, छोटे ड्यूरेशन की थी, तो हमको इसको 4 महीने बाद स्टेटस क्यू मांगना पड़ा। हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा वो ये देखा कि अगर हम एज की बात करते हैं तो 53% पेशेंट हमारे पास वो थे जो 21 से लेके 30 साल की उम्र के बीच में थे, और 40 से 50 के बीच में हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं था जो कि पीसीओडी से सफर करता था। पर सबसे ज्यादा 53.3% यानी कि 16 पेशेंट हमारे पास 30 में से वो थे जो 21 से 30 साल की एज ग्रुप में फॉल कर रहे थे। फिर सब नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था 11 से 20 साल की उम्र का, और फिर
31 से 40 साल की उम्र का, इसको हम फिजियोलॉजिकली भी समझे तो 31 से 40 के बीच में फैमिली शादी हो जाती है, हार्मोनल सर्जिंग होती है, फैमिली कंप्लीट होने के वर्ड्स पे चली जाती है। तो एक बार आपकी एंडोमेट्रियम शेड अप हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो पूरा का पूरा आपका एंडोक्राइनोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो रीसेट हो जाता है। तो पेशेंट कई बार आफ्टर 1 प्रेगनेंसी या एक प्रेगनेंसी, एक डिलीवरी के बाद पेशेंट बोलती है हमको तकलीफ नहीं है, साइकिल से रेगुलर आ रही है, उनको अपने आप से नेचर क्योर भी कर देता है। हमने अगर देखा तो हमारे पास मैक्सिमम जो पेशेंट थे, 11 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखाया। 30 में से 11 वो थे जिनका 1 महीने के अंदर आ गई। फिर 2 से 3 महीने में आने वाले 8 पेशेंट्स थे। 1 से 2 महीने में 5 पेशेंट्स थे कि 1 से 2 महीने के अंदर 5 पेशेंट्स आ गई। और जिनको बिल्कुल भी नहीं आए या 3-3, 4-4 महीने तक नहीं आया, वो थे 6 मरीज हमारे पास ऐसे थे जिनको हमने बोला कि स्टेटस क्यों है, आया ही नहीं है इसको। तो ये हमारा पेशेंट था। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉलिकुलाइनम ने हेल्प तो किया है पेशेंट्स को। अगर 2 महीने में भी आ रही है तो भी पेशेंट को हेल्प तो हुई है। ये इनके रिजल्ट्स हैं। हमने स्टडी का कंक्लूजन जो हमने पायलट स्टडी करी वो ये था कि फॉलिकुलाइनम इफेक्टिव है मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टैब्लिश करने में। हमने ये स्टडी की यूजफुलनेस ये समझी कि क्लिनिकली लिटरेचर में मैं आपको बता पा रही हूँ वो यूजफुलनेस ऑफ स्टडी ही है। ताकि अब मैं ये चाहती हूँ कि और बच्चे इसको यूज करें और हम आपस में कम्युनिकेट करें कि फॉलिकुलाइनम मुझे तो रिजल्ट दे रही है, क्या आपको भी दे रही है, हर तरीके की कॉम्प्लिकेशन में, मेंटल स्ट्रेस में या कॉन्ट्रासेप्टिव ओवर यूज में। हमारी लिमिटेशन थी स्टडी की वेरी फ्रैंकली कि एक तो ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट था क्योंकि हमने पायलट स्टडी इंटर्नशिप स्टूडेंट के साथ कंडक्ट कराई थी। ये प्रॉपर आंसर नहीं है, मैं आपको बार बार बोल चुकी, ये ट्रीटमेंट नहीं है पीसीओडी का, ये सिर्फ और सिर्फ उसका मैनेजमेंट है या साइकिल को रेगुलेट करना है। हमने वेरियस पोटेंसीज नहीं स्टडी करी। आगे अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो 6x, 3x, 4x, 8x ये भी स्टडी की जा सकती है। मैम हाँ जी, just 2 minutes remaining. yes sir, this is the last thing, take away message is the last. The study of folliculinum आपकी साइकिल को स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप एनीबडी कोई भी चाहता है इसको यूज करना तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार प्लीज इसको यूज करके देखिए ताकि हम पता कर सके कि क्या ये मतलब हमारे को तो रिजल्ट मिले हैं, पर जब तक हम बहुत सारी जगह पे रिसर्च नहीं करेंगे या स्टडी नहीं करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू यूज फॉलिकुलाइनम एज एन इंटरकरेंट, स्पेशली इन द केसेस ऑफ फीमेल, ताकि फीमेल की जो इतनी मिजरी है उसमें कहीं ना कहीं हम हेल्प आउट कर सकें। सो दिस वाज ऑल विद मी, थैंक यू सर। Any queries? थैंक यू वेरी मच मैम। एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा सेशन था, काफी कुछ समझने को मिला। एंड क्योंकि मैंने इंग्लिश वाला भी अटेंड किया था और हिंदी में भी अटेंड किया तो मुझे मतलब ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई चीजें। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हमारे पास एक कमेंट है आपके लिए, डॉक्टर राम प्रवेश शाह ने लिखा है कि इट वाज अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, डायनामिक लेक्चर, एक्सेलेंट सेशन। और मतलब काफी लंबा मैसेज है तो आप देख लीजिए। एंड ऑब्वियसली थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो थैंक यू वेरी मच मैम, काफी अच्छा सेशन था। एंड आज हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है आपकी वजह से। ऑब्वियसली आज हम लोग को करीबन मतलब ऐसे लीव करते पर ज्वाइन करते हुए भी 36 लोगों ने ज्वाइन किया है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक ऑनलाइन वाला सेशन ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस एनकरेजमेंट्स। एंड फॉलिकुलाइनम बहुत कम यूज होती है, अवेलेबल है मार्केट में भी, अब तो एसबीएल भी बना रहा है। तो प्लीज आप लोग सब एक बार इंटरकरेंट के रूप में यूज करिए। एंड हम एक डिस्कशन सेशन रखना चाहेंगे कि किसको कितने रिजल्ट्स मिले। मैम आप ऐसे ही IFPS पे आते रहिएगा और ऐसे ही हम लोग को सिखाते रहिए प्लीज। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड सर, सो थैंक यू एवरीबॉडी।